हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। तो जो भी कैंडिडेट अगर आप HSSC CT मेंस अकाउंट्स जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। यूनिट 1 में स्टार्ट कर रही हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैं आपको पूरा सिलेबस जो है थ्योरेटिकल कराने वाली हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले अगर बात करें यूनिट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स खुद में ही एक बहुत बड़ी बुक है। अगर आपने पढ़ी होगी तो अलग ही एक पूरा, अगर आप चाहो तो उसको डिटेल में बहुत कुछ पढ़ सकते हो उसके अंदर। तो सबसे बेसिक अगर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या? द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज मेक डिसीजंस अबाउट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर वांट्स और नीड्स। देखो, अगर सिंपल सी भाषा में बात करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल है, सपोज करिए आप है, मैं है, या कोई भी कंपनी है, कोई सोसाइटी है, सबकी जो इच्छाएं होती है ना वो बेशुमार होती है। आपको पता है ना, ह्यूमन ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड। ये आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमन की जो जरूरतें होती है वो बहुत अनलिमिटेड होती है। आज अगर बोला है कि एक साइकिल की जरूरत है, साइकिल मिल जाती है, तो बाइक चाहिए, बाइक मिल जाती है, तो कार चाहिए, कार चाहिए होती है, तो प्लेन चाहिए, है ना, अपना खुद का चार्टर चाहिए। मतलब इच्छाएं खत्म ही नहीं होती हैं। तो इसमें ये बोला गया कि आपकी तो इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं लेकिन रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। तो किस तरीके से एक इंडिविजुअल, एक सोसाइटी कम रिसोर्सेज का यूज करके अपनी जरूरतों को पूरा करता है, इसी स्टडी को इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं आपके, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव होता है और नॉर्मेटिव होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव की, ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। देखिए, पॉजिटिव मींस डिस्क्रिप्टिव फैक्चुअल स्टेटमेंट व्हाट इज, यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ आपको जैसी सिचुएशन है हमारी कंट्री की, हमारी इकोनॉमी की, वो आपको बता देता है। ये डाटा पे बिलीव करता है। जैसे कि अगर आपको मैंने बोला कि भाई टैक्स बढ़ गए हैं, रेपो रेट बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी ज्यादा है, बस आपको बताएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंक्रीज इन टैक्सेस रिड्यूसेस कंजम्पशन। टैक्स बढ़ेगा तो कंजम्पशन तो अपने आप ही कम हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो प्रिस्क्रिप्टिव होता है, वैल्यू बेस्ड स्टेटमेंट होता है, जिसका क्वेश्चन होता है व्हाट ऑट टू बी। पॉजिटिव का क्वेश्चन था कि क्या है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ये ना जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। जैसे कि आप लोगों के ओपिनियंस होते हैं ना, हर लोगों की राय अलग अलग होती है। अगर आप किसी से पूछो, भी पॉलिटिक्स के बारे में पूछो, तो सबके नेता अगर एक एक से पूछा जाए तो सबकी अलग राय होगी, है ना। सरकार के बारे में पूछी जाए तो वो होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और ये इसके अंदर ना सॉल्यूशन दिया जाता है। जैसे टैक्सेस शुड बी इंक्रीज ऑन द वेल्दी। जैसे यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो अमीर लोग हैं उन पे टैक्स लगाइए ना, गरीबों पे मत लगाइए। ये आपको सोल्यूशन देगा। दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब इनका डिफरेंस याद कर लेते हैं वन बाय वन। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो कि सिर्फ डेटा और फैक्ट्स पे ही विश्वास करती है। जो दिखाया जाएगा, जो डेटा बना हुआ है, जो दिखा दिया वो ट्रू है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन वैल्यूज, ओपिनियन एंड जजमेंट। ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, ये आपकी खुद के वैल्यू, आपका क्या ओपिनियन है, आपका नजरिया क्या है, आपकी राय क्या है, उसके बेसिस पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। अगर नेचर की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव का मैंने आपको बोला फैक्चुअल स्टेटमेंट, जो सिर्फ रिटर्न में आपको बता देंगे क्या है। लेकिन नॉर्मेटिव जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव है। जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं ना, अगर आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर आपको लिख के देंगे कि आप जो है पैरासिटामोल ले लीजिए तो आपका बुखार उतर जाएगा, दैट इज सॉल्यूशन। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये सिर्फ ये बताता है कि इसकी वजह से ये चीज हुई है, इसकी वजह से ये चीज हुई है। टैक्सेस की वजह से टैक्स बढ़ा दिए गए थे, इसीलिए कंजप्शन कम हो गया है। समझ आ रहा है? इफेक्ट क्या हुआ, कॉज था टैक्स का बढ़ाना, इफेक्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकल के आया, कंजम्पशन कम हो गया। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो पासेस वैल्यू जजमेंट। ये जो है वो आपको अपनी ओपिनियन आपको जज करेगा कि ये चीज क्यों हुई, इसके आगे क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव है और नॉर्मेटिव में सब्जेक्टिव है। वही बात है, ऑब्जेक्टिव का मतलब फैक्चुअल स्टेटमेंट, नॉर्मेटिव का मतलब सब्जेक्टिव, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग राय। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ व्हाट एक्चुअली इज, एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। नॉर्मेटिव बताता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड यूजिंग साइंटिफिक मेथड। बिल्कुल, देखो अगर एक कोई डेटा है आप उसको चेक कर सकते हो ना। साइंटिफिक मेथड, बहुत तरीके के सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप लोग जो है वो टेस्ट कर सकते हो कि ये जो डेटा है उस कितना सही है, क्या किस बेसिस पर है। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टेस्टेड। आप किसी को
टेस्टेड मतलब अगर आप किसी की राय को कैसे टेस्ट कर सकते हो बेटा, मेरी राय अलग है, आपकी राय अलग है, इसको इसको नापने का कोई तरीका नहीं है, इसको टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं होता। नेक्स्ट है इसका आपका नेक्स्ट है आपका, इट क्लियरली डिस्क्राइब्स इकोनॉमिक इश्यूज। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो सीधे ये बताती है कि आपकी कंट्री में क्या प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन नॉर्मेटिव जो है इट प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर द इकोनॉमिक इशू बेस्ड ऑन द वैल्यू। लेकिन ये आपको सोल्यूशन बताएगी कि अगर ये चीज हो रही है, कोई इकोनॉमिक इशू है जो कि पॉजिटिव ने बताया कि ये इशू है, तो वो उसको सोल्यूशन बताएगा कि इसको इस तरीके से सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट है आपका, थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की ना तीन प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सबसे पहले बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। अच्छा आप बनाना क्या चाहते हैं, क्या इकोनॉमी में आप क्या बनाना चाहते हो, खेती करना चाहते हैं या आप मशीन बनाना चाहते हो, कार बनाना चाहते हैं, फूड फैक्ट्री बनाना चाहते हो, कपड़ों का बनाना चाहते हो। एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है आपको अपनी कंट्री के लिए। जैसे हमें पता है हमारी कंट्री में मसाले बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप मसाले का करना चाहते हो, क्या देख के देखना पड़ेगा कि आपकी कंट्री में चल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या प्रोड्यूस करोगे। दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोड्यूस। अब सोच तो लिया है कि बनाना है, पर बनाओगे कैसे, बनाएंगे कैसे, मतलब लेबर इंटेंसिव करोगे या कैपिटल इंटेंसिव करोगे, यानी ज्यादा से ज्यादा यूज मजदूरों का किया जाएगा उस चीज में बनाने के लिए, या मशीन्स का यूज किया जाएगा, जिसे बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। देखिए हमारी जो इंडिया है वो लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि हमारे यहाँ मजदूर बड़े सस्ते में मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ फॉरेन कंट्रीज जैसे अमेरिका है, इनकी कैपिटल इंटेंसिव, इनके यहाँ टेक्नोलॉजी मशीन ज्यादा है, लेबर का इतना रोल नहीं है। फिर है आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस। चलिए आपने डिसाइड कर लिया कि हमें बनाना है कार, और आपने दूसरा सोचा कि हमें इसमें लगाना है लेबर। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब आप किस कैटेगरी के लिए बनाना चाहते हो, ये जो कार बना रहे हो ये लोअर क्लास के लिए बना रहे हो, मिडिल क्लास के लिए बना रहे हो, या फिर हाई रिच सोसाइटी के लिए बना रहे हो। भाई हाई रिच के लिए बनाओगे तो पोर्शे मर्सिडीज ये बनाओगे, है ना। मिडिल क्लास के लिए बनाओगे, जैसे टाटा कंपनी का एक बहुत अच्छा था, अगर आप लोगों ने पता हो तो, रतन टाटा जी जो थे, उनकी सोच कितनी अच्छी थी, क्योंकि उनको लगता था कि सारे लोग, अगर अमीर लोग ही सब जो है वो कार में ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो जो बेचारा लोअर मिडिल क्लास आदमी है, क्या उसके सपने नहीं है कार में बैठने के लिए, इसीलिए उन्होंने नैनो बनाई थी, जो कि 1 लाख रुपए, आई थिंक मुझे करेक्ट अमाउंट नहीं पता है उसका, बट आई थिंक 1 लाख रुपए में उस टाइम पे अवेलेबल थी लोगों को, तो 1 लाख में छोटी सी कार नैनो अभी भी आपको दिख जाएगी रोड पे, मैंने अभी भी बहुत बार देखा है नैनो को। बट उसमें थोड़ा सेफ्टी इश्यूज है, क्योंकि वो इतनी छोटी कार होती है, एक्सीडेंट के टाइम पे थोड़ा सा उसमें रिस्क है। लेकिन सपना पूरा किया, लोअर मिडिल क्लास की 1 लाख में आप कार ले सकते हो और आप अपनी फैमिली को लेके घूम सकते हो, बहुत खुशी की बात है। जैसे जैसे बहुत कहते हैं ना, रिच लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं प्लेन में, लेकिन बहुत सारी ऐसी आई चीजें जहां पर गरीब लोग भी जो है वो, आपने मूवी देखी होगी एक, आई डोंट नो साउथ की, वो एक बहुत अच्छी मूवी है जिसपे वो बहुत सस्ती ट्रेन की टिकट बनाते हैं, आई डोंट नो मूवी का नाम, शायद उड़ान है कि क्या है, मुझे याद नहीं है। बट उसमें वो प्लेन के लिए वो ऐसा करता है कि गरीब लोग भी प्लेन में बैठे। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में यही है कि आप किस कैटेगरी के लिए बनाना चाहते हो, या फीमेल के लिए बना रहे हो, या मेल के लिए बना रहे हो, या लोअर के लिए बना रहे हो, या मिडिल इनकम के लिए बना रहे हो, बना किसके लिए रहे हो। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्री प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक। आई होप आपको समझ में आ गया। मूवीज हमें बहुत कुछ सिखाती है, अगर आप ढंग से मूवीज को देखो, तो उसमें वो सस्ते लोगों के लिए बनाता है, उसमें ना 5 रुपए की आई थिंक टिकट होती है, जो सबको प्लेन में वो सफर कराता है, कि गरीब लोग भी तो प्लेन में बैठ सकते हैं ना भाई। ऐसा अभी तो हमारे यही चीज है कि प्लेन की टिकट इतनी महंगी है कि आप नहीं, लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड ही नहीं कर सकता। देखिए टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो दो आते हैं टाइप्स, अब वो भी अब मैंने बात करी थी, वो उसके अप्रोचेस थे, ठीक है, उसकी ब्रांच थी। अब ये टाइप्स है माइक्रो और मैक्रो। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल मैं आप लोग को समझाने वाली हूँ, ये एग्जांपल समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं व्हाट इज अ माइक्रो एंड व्हाट इज अ मैक्रो, तो चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको टेक्निकल टर्म्स बताने वाली हूँ। देखिए सपोज करिए आपको मैं एक जंगल में लेके गई, और मैंने आप लोगों को बोला कि जंगल में आप गए, वहां पे आपको आम का पेड़, आपको केले का पेड़, आपको बबूल का पेड़, आपको आंवले का पेड़, आपको नीम का पेड़, आपको वेराइटी ऑफ ट्रीज आर देयर, मतलब वहां पे आपको जंगल में आपको 100 तरीके के पेड़ लगे हुए हैं वहां पे, और मैंने आपको वहां पे छोड़ दिया जाकर। मैंने आपको एक जंगल में भेजा और मैंने बोला कि आप जो है जाइए और पूरे जंगल में जितने भी पेड़ हैं ना उनके बारे में पढ़िए जाकर, यानी आप नीम के पेड़ में भी पढ़ रहे हो, आप केले का पेड़, बबूल का पेड़, जितने भी पेड़ हैं जाके रिसर्च करो, सबके पत्ते देखो, सबके रूट्स देखो कैसे क्या है। दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी जब मैंने आपको पूरा जंगल पढ़ने को दिया है,
आप पूरे जंगल को पढ़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड मैक्रो, नॉट माइक्रो, मैक्रो। लेकिन जब मैंने आपसे बोला कि आप जंगल में जाओ, लेकिन सिर्फ उस पूरे जंगल में 1000 पेड़ है, उसमें सिर्फ आपको आम के पेड़ के बारे में बेटा पढ़ना है। आम का पेड़ देखिए कि आम के पेड़ पे पत्ते कैसे हैं, आम कैसा लगता है, किस तरीके से प्रोसेस है, क्या है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो। माइक्रो का मतलब ही यही होता है, दैट मीन्स माइक्रोज विच मीन स्मॉल, बहुत छोटा। Microeconomics is the study at the level of individual. It analyzes the behavior of individual household, industries, market, labor unions और trade association. देखो सिंपल सी बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही यही होता है कि एक सिंपल सा आप जो है वो, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो, किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हो, सपोज करिए आप मेरे बारे में स्टडी कर रहे हो कि मेरी इनकम कितनी है, मैं कितना स्पेंड कर रही हूँ, कितना खर्च कर रही हूँ, कितना सेव कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। वही मैं आपको बोलूँ कि आप पूरी कंट्री में सबके बारे में पढ़ो, किसकी कितनी इनकम है, कितना सेविंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैक्रो। आगे आप समझ में, किसी एक चीज के बारे में पढ़ना माइक्रो और पूरे को पढ़ना मैक्रो। इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता है, आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स किस किस चीजों से डील करता है। तो सबसे पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइसेस। अब वो ये तय करता है कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस किस तरीके से हमें बनाने हैं। सपोज करिए मेरी कोई कंपनी है, टेडी बेयर मैं बना रही हूँ, तो मैं टेडी बेयर देखना पड़ेगा कि लोगों के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, सप्लाई के हिसाब से मुझे प्राइस सेट करना पड़ेगा कि टेडी बेयर की कीमत कितनी होगी, है ना। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस एंड देयर क्वांटिटीज इन द इंडिविजुअल मार्केट। अगर यहाँ पे बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस एंड देयर क्वांटिटीज इन द इंडिविजुअल मार्केट, यहाँ पे क्या बोला गया है, आपके फैक्टर प्राइसेस क्या होते हैं, पहले आपको पता है फैक्टर क्या होता है, लैंड लेबर कैपिटल। अब याद आ गया फैक्टर क्या होता है, लैंड लेबर कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर। अब ये तो है, पर इनकी जो आ, हिंदी में मुझे याद समझ नहीं आ रहा कैसे आपको बताऊं, इनकी जो कीमत है वो आप कैसे तय करोगे, मैम इनकी कीमत कैसे होती है। आपके पास जमीन है तो जमीन की कीमत रेंट से तय होती है बेटा, रेंट, कितना रेंट उसका होगा जो आप लैंड यूज कर रहे हो। अगर आपके यहाँ लेबर काम कर रहे हैं, लेबर इज अ फैक्टर, तो लेबर को कितने वेजेस दिए जाएंगे, आ गया समझ में। कैपिटल है तो उस पर ब्याज कितना लगेगा, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो यानी फैक्टर जो है उसके जो प्राइसेस होते हैं उसको कैसे सेट किया जाएगा वो हम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग वेरियस फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ ये बताता है कि इतने सारे रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से बांटा जाए सब में, ताकि सबको अच्छे से सेटिस्फेक्शन मिल जाए और रिसोर्सेज काफी अच्छे से यूज हो जाए। नेक्स्ट है इट डील्स विद द एक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल मार्केट, प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट। देखो भाई फैक्टर जो काम कर रहे हैं मार्केट में, जो सामान बिक रहा है, जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं, लैंड लेबर कैपिटल, इन दोनों का इंटरेक्शन कितना जरूरी है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बताता है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं स्कोप की बात करूं, ये एक मिनट, ये पता नहीं क्यों यहाँ से जो है वो ये वाला एरो, हाँ अब ठीक है। चलिए स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो स्कोप में आपकी थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। वन बाय वन इसको इजी एग्जांपल से समझते हैं। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, अगर आप उसको अपने रियल लाइफ से अगर अटैच करते हो ना, उस चीज को कनेक्ट करो, बहुत आसान हो जाएगा। अगर वैसे समझने बैठोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दिस थ्योरी एनालाइजेस हाउ इकोनॉमिक एजेंट्स बिहेव और interact within the market and how the market economics allocate resources. It studies the relationship between the quantity of a goods producers wish to sell and the quantity that consumer wish to buy. अभी मैंने आपको बोला कि ये थ्योरी ये बताती है कि मार्केट के अंदर ये पढ़ना पड़ता है कि एक तो सामान कोई कितना बेचना चाह रहा है, प्रोड्यूसर, पे प्रोड्यूसर कितना बेचना चाह रहा है, 100 टेडी बियर, 200 टेडी बियर, 300 टेडी बियर, कितना, और कंज्यूमर कितना खरीदना चाह रहे हैं। ये दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जैसे हम बोलते हैं डिमांड और सप्लाई इक्वल होना बहुत जरूरी है। जितनी डिमांड होगी उतना सप्लाई होगा तो बेस्ट है। भाई आपने 100 टेडी बियर बनाए, 100 की डिमांड थी, बिक गए, ठीक है, लेकिन अगर आपने ओवर बना दिए हैं, सप्लाई ज्यादा कर दी, डिमांड कम है, तो आपका लॉस हो जाएगा, भाई कोई खरीदेगा नहीं।
अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो भी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। जैसे कोरोना के टाइम पे डिमांड बहुत ज्यादा थी मास्क की, सैनिटाइजर, बट सप्लाई उतनी नहीं थी, है ना। तो यही चीज, यही रिलेशनशिप फाइंड करते हैं कि कितना प्रोड्यूसर सामान मार्केट में बेचना चाह रहा है और कंज्यूमर कितना खरीदना चाह रहा है, उसके बेसिस पे ही एक प्रोडक्ट का प्राइस भी सेट किया जाता है। आ गया समझ में आपको थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं। सेकेंड थ्योरी है आपकी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। दिस थ्योरी एग्जामिन्स हाउ कंज्यूमर मेक्स डिसीजन about what goods and services to purchase and use. It looks at how they maximize satisfaction और utility given the budget constant. देखो ये थ्योरी ये बताती है कि कंज्यूमर कोई भी चीज खरीदने से पहले क्या डिसीजन लेता है। भाई कोई भी चीज आप खरीदते हो, परचेज करोगे, यूज करोगे, तो उससे पहले आप क्या डिसीजन लेते हो। यानी कंज्यूमर सिर्फ इतना चाहता है कि उसके पास, ऑटोमेटिकली कंज्यूमर है, हमारी इकोनॉमिक्स में हमेशा यही बोला जाता है कि हमारे पास पैसे कम है, रिसोर्सेज कम है, लेकिन हमारी जो जरूरत है, हमारी नीड्स वांट्स बहुत ज्यादा है। तो कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी ये बताती है कि कम पैसे होते हुए भी आपको वहां खर्च करना है जहां पे आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। आ गया समझ में। कस्टमर का मेन मोटिव इकोनॉमिक्स के अंदर तो होता है मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन, अपनी अपनी संतुष्टि पूरी करना। तो वो कम पैसों में वो पैसे वो वहां खर्च करे जहां उसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी यानी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये थ्योरी यहाँ पर ये आपको पढ़ने में हेल्प करती है कि कंज्यूमर किस तरीके से अपने कम पैसों को ऐसी जगह पे लगाता है जहां से उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। चलिए नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। दिस थ्योरी डिस्क्राइब्स द टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इट एक्सप्लेन्स हाउ इनपुट लाइक लेबर एंड कैपिटल are transformed into outputs and how firms decides on the optimal level of input combination to minimize the cost and maximize the output। देखो सिंपल सी बोला गया है यहाँ पर कि इस थ्योरी में जो है वो आपको टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का वो बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी इनपुट अगर आप लगाते हो, इनपुट का मतलब होता है लेबर कैपिटल और आउटपुट का मतलब आपका रिजल्ट, है ना। आपका जो भी प्रोडक्ट बन के आएगा वो आउटपुट होता है। तो फर्म यही डिसाइड करती है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में कि किस तरीके से हम अपना इनपुट ऐसे लगाएं कि हमारा रिजल्ट, हमारा आउटपुट जो है वो डबल ट्रिपल आए। देखो कम भी आ सकता है, अगर आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन पढ़ा होगा, प्रोपोर्शन, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, यूनिट वाइज में। अब इनको माइक्रो इकोनॉमिक्स देखो इतना ज्यादा है कि मैं आपको एक क्लास में नहीं बता सकती, इसके कम से कम 3 पार्ट्स में लेकर आऊंगी, तभी माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आएगा। 1 घंटे में कौन माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है। आप देखो अगर जिन्होंने भी 1 घंटे में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रखी है तो 1 घंटे में तो कभी जिंदगी में माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म ही नहीं हो सकती। तो इसके लिए कम से कम 3 से 4 पार्ट बनेंगे, तभी जाके पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म होगा, ठीक है। तो वो आगे आएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो मैं आपको बताऊंगी। उसमें क्या होता है, एक हद तक, जैसे अगर आप सपोज करिए इतना लेबर कैपिटल आपको लगाना है, बस इसमें इतना समझिए कि आपका जो रिजल्ट है वो डबल ट्रिपल आए और कॉस्ट आपकी कम हो, आउटपुट आपका ज्यादा हो। ठीक है, समझ में आ गया। कम लागत हो आपकी सामान की, लेकिन सामान जो बनकर आए वो डबल ट्रिपल बनकर आए। ये है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। जैसे अभी मैंने आपको बोला, ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ वैल्यू। It explains how the price of a product is determined. It takes into account the cost of production, the value consumer place on the product, and the competition in the market. सिंपल सी बात है, अगर हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरीके से कर सकते हैं। देखो प्रोडक्ट की प्राइसिंग इस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें अपनी कॉस्ट देखनी पड़ेगी कि भाई हमारा खर्चा कितना लगा बनाने में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा हमें देखना पड़ेगा कंज्यूमर कितना खरीदेगा, खरीदेगा नहीं खरीदेगा, कंज्यूमर की नजर में उस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है वो देखना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें कॉम्पिटिशन देखना पड़ेगा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, कौन सा कंपटीशन है मार्केट में। अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट में तो आपको वही प्राइस रखना पड़ेगा जो बाकी रखेंगे, आप नहीं रख सकते अपनी मर्जी से। लेकिन अगर आप मोनोपोली है तो आप जो मर्जी चाहे वो प्राइस रख सकते हो। ये लास्ट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मैं आप लोगों को कराऊंगी आगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल आर डिटरमाइंड। It is based on the principle that the price of a factor of production is determined by its supply and demand। जैसे मैंने अभी आपको बोला, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये है आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इनके प्राइस कैसे सेट करोगे आप, ठीक है। इनके प्राइस जो है वो किस तरीके से सेट किए जाएंगे कि भाई लेबर है तो उसको किस हिसाब से वेजेस दिए जाएंगे, जमीन है उस पर किराया कितना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है। तो ये होता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, जो मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ। लास्ट है आपका थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर।
This theory deals with the efficiency of the economic and the well-being of its citizens. It looks at how to measure welfare, how resources are allocated, how to improve economic well-being. It includes topics like welfare economics, income distribution, poverty, inequality and policies to improve welfare. देखो, अब ये वाली थ्योरी बोलती है कि हमें ना सबका भला करना बहुत जरूरी। भला का मतलब क्या होता है? हमारी भलाई जब ही होगी जब हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। यानी समाज को जितना हो सके उतना तो आप लोग रिसोर्सेज दो। समझ में आ रहा है? जितना हो सके उतना आप रिसोर्सेज दो और जितना हो सके उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाइए। उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाइए। ऐसा ना हो कि कहीं सारा जो इनकम है, आपने कहावत सुनी होगी कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ऐसा नहीं होना चाहिए, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। इनइक्वालिटी हो गई ना, ये तो बराबर नहीं है। यहाँ पे हर एक इंसान बराबर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये चीज सरकार को देखनी है। दैट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। भला होना जरूरी है बहुत ज्यादा लोगों का, जो कि नहीं हो रहा है। वो तो सबको पता है नहीं हो रहा है। चलिए, अब थोड़ा सा डेफिनेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। मैंने आपको बोला माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, बहुत छोटा है ना। इट डील्स, जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप से देखना, माइक्रो छोटा। इट डील्स विद स्मॉल पार्ट ऑफ द होल इकोनॉमिक, पूरी इकोनॉमिक का कोई एक हिस्सा पढ़ना। इट ओनली स्टडीज अबाउट द इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, प्राइस ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, पेमेंट ऑफ सिंगल फैक्टर। एक एक चीज का देखेगा, एक कस्टमर के बारे में पढ़ना, एक प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ना, किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेट हो रहा है उसके बारे में पढ़ना। तो ये चीज आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। अब आता है मैक्रो। देखो, मैक्रो की सिर्फ डेफिनेशन है, नहीं तो बाकी मैक्रो तो माइक्रो के खत्म होने के बाद ही आएगी। मैक्रो मीन्स एग्रीगेट स्टडी, पूरा इकट्ठा पढ़ना। एग्रीगेट का मतलब टोटल। इट डील्स विद द होल और एंटायर इकोनॉमी। इट स्टडीज अबाउट द टोटल एम्प्लॉयमेंट, पूरी बेरोजगारी या कितने काम लोग कर रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट लोगों का कितना है, लोगों की टोटल सेविंग्स कितनी है, नेशनल इनकम कितना है, मतलब पूरा ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को देखना मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम होता है। ये थोड़ा डेफिनेशन देख लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आते हैं डिफरेंस से। तो चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज मींस स्मॉल, इनिशिएटेड बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो ये जो है ग्रीक वर्ड से आया था, माइक्रोज से, इसका मतलब था छोटा। और ये इनिशिएट किया गया था बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनके द्वारा। मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज ओरिजिनेटेड, ये भी ग्रीक वर्ड से आया है, मैक्रोज से, जिसका मतलब होता है लार्ज। इनिशिएटेड बाय जेएम कीन्स, नाम याद रख लेना, इसका है जेएम कीन्स। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, इसका सिर्फ लेना देना रिसोर्सेज से और किसी चीज से लेना देना नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी दुनिया जो है वो रिसोर्सेज के ऊपर ही टिकी हुई है कि रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज हो जाए बस, और इसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। वो ये चाहते हैं कि पूरे फुल एम्प्लॉयमेंट हो, यानी कोई भी बेरोजगार ना हो कंट्री में, रिसोर्सेज की ग्रोथ हो, जो कि इम्पॉसिबल है। अब मुझे तो इम्पॉसिबल ही लग रहा है, बट ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज बेस्ड ऑन द पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जैसे मैंने अभी आपको बोला, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को पढ़ता है, इसीलिए यहाँ पर यूज किया गया है पार्शियल। मैक्रो की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन जनरल इक्विलिब्रियम, यानी ये पूरा जनरली पूरे इकोनॉमिक की दिखता है बैलेंस है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट बिलीव्स इन लेजेस फेयर इकोनॉमी, यानी ये बिलीव करता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर जितना कम हो सके उतना बेहतर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सरकार का दखल ना के बराबर होता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स बिलीव्स इन कमांड इकोनॉमी, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स की बात करें तो इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, और मैक्रो में हम लोग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट मैटर की बात अगर हम करें तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर कंज्यूमर वेलफेयर की बात होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फुल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक की पॉलिसीज, प्राइस लेवल, ये हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो में। चलिए, नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट यू हैड टू गिव अप बिकॉज यू चूज अ पर्टिकुलर ऑप्शन। देखो, मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगी, आप कभी जिंदगी में ये वाला क्वेश्चन भूलोगे नहीं। बट आई डोंट नो व्हाई माय पेन इज नॉट वर्किंग। पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है इसमें। अगर वही वाली बात है, जस्ट गिव मी अ 2 minutes, सॉरी फॉर द पॉज। बस
ठीक है। सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जब आप एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज जो छोड़ देते हो ना, उसकी जो कीमत है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैम ये क्या हुआ कि एक चीज छोड़ने के लिए दूसरी छोड़ देते हैं? चलो मैं एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं पढ़ाई कर लूँ या मैं सो जाऊं। या तो मैं पढ़ाई कर लूं या मैं सो जाऊं। तो मैंने ऑप्शन नंबर वन चूज किया कि मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो बेटा जो मैंने सोने का सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि मैं जो सो गई हूँ तो वो मैंने जो सेक्रीफाइस किया है, तो जो मेरी सोने की कीमत है, भाई मेरी सोने की भी तो कोई कीमत होगी ना। जो मैंने अपनी सोना, अपनी नींद मैंने जो सेक्रीफाइस कर दी, जो मेरी नींद की कीमत है, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी जो आप दूसरी चीज छोड़ देते हो ना, जैसे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, उसमें से जैसे आपको अगर मैं बात करूं चाय और कॉफी, तो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे तो कॉफी पसंद है और कॉफी के लिए मैं चाय को छोड़ देती हूँ, तो जो चाय की कीमत होती है दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीसी या पीपीएफ बोल देते हैं। दैट इज अ कर्व दैट आउटलाइन ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल आउटपुट दैट कुड बी प्रोड्यूस अज्यूमिंग फिक्स्ड रिसोर्सेज। देखो सिंपल सी बात है, पीपीसी कर्व होता है जहां पर ये बोलते हैं कि आपको जोड़ा बनाना है, बहुत अच्छा जोड़ा बनाना है। जैसे हर चीज का पेयरिंग होती है ना, कि कोई इतना अच्छा जोड़ा बनाइए, पॉसिबल जितना हो सके उतना अच्छा जोड़ा बनाने की कोशिश करिए। तो वहीं पे यहाँ पे चीज बोली गई कि हमें जो है बहुत सारे ऑप्शंस में से कोई एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर रिसोर्स फिक्स रहेंगे, चेंज नहीं कर सकते आप। दूसरा, रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज करिएगा, और टेक्नोलॉजी भी नहीं बदलेगी। ये इनके कुछ अजम्पशंस है जो आपको मानने पड़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक मिनट मुझे दीजिए, आई डोंट नो पेन काम नहीं कर रहा है। सुनो क्या प्रॉब्लम आ जाती है इसमें कभी कभी। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, देखो यहाँ पे एक है गन्स और एक बटर। क्या है? गन्स और बटर। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बंदूकें बनाऊं, गन्स वही वाली गन्स है, ठीक है, गन्स बनाऊं, या फिर मैं बटर बनाऊं। तो मैंने सोचा चलो मैं एक ही चीज बनाती हूँ, मैं गन्स बनाती हूँ। तो मैंने 21 यूनिट्स बनाई है गन्स की, देखो आप लोग को दिख रहा होगा 21 यूनिट्स, ठीक है। तो ये है आपके गन्स। तो अगर मैंने गन्स बनाई 21, आज ये ना प्रॉब्लम कर रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे, आपने देखा कि मैंने यहाँ पे गन्स बनाई है। आज कोई काम ही नहीं कर रहा है आप ये। ठीक है, जैसे कि मैंने गन्स बनाई है 21 यूनिट्स, ठीक है, 21 यूनिट्स अगर मैंने गन्स बनाई है, तो यानी बटर जीरो है। भाई मैं एक ही चीज का तो प्रोडक्शन कर रही हूँ। तो चलिए ठीक है मैम, आपने गन्स बनाए, 21 गन बना लिए, मैंने तो पूरा जो भी जितना भी मेरे पास पैसा था, मेरे रिसोर्सेस था, मैंने तो गन्स बना दिए सारे। लेकिन बटर तो फिर जीरो ही होगा, क्योंकि एक चीज डिसाइड की। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो बटर बना ही सकते हैं ना। मतलब अगर मैं सपोज करिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पास 1 बीघा जमीन है, मैंने उसमें डिसाइड किया गेहूं उगाने हैं या चावल उगाने हैं। आई हैव डिसाइडेड कि मैं तो गेहूं उगाने वाली हूँ। तो मैंने पूरे में गेहूं उगाए। फिर मैंने कुछ टाइम बाद सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं 90% जमीन पर मैं गेहूं कर देती हूँ, 10% पे चावल कर देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है। तो वो बोलेगा चलो गन्स की ना 1 यूनिट कम कर देते हैं। तो देखो 21 से अब 20 हो गया है, अगर आप लोगों को विजिबल होगा तो 21 से अब 20 हो गया है। तो अब मैं 20 गन्स बना रही हूँ, तो 20 गन्स बनाए, एक कम हो गया है, तो एक कहाँ चला जाएगा? एक बटर बन रहा है। बटर बन रहा है तो कॉम्बिनेशन 1 1 का बन गया ना। भाई 20 और 21 का डिफरेंस कितना हुआ? 1 का ही तो हुआ। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बटर सही लग रहा है बनाने में, और बना लेती थोड़ा सा। तो भाई अब बटर बनाऊंगी तो गन्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 20 से अब 18 कर दिया मैंने। अब मैं 18 गन्स बना रही हूँ और 2 बटर बना रही हूँ। ठीक है, 2 बटर बना रही हूँ। फिर मैंने कहा चलो बटर अच्छा बन रहा है, लोग खरीद रहे हैं, बटर और बढ़ा देते हैं। फिर मैंने 15, फिर गन्स कम करने पड़ेंगे ना बेटा, क्योंकि आपको बनाने पूरे 21 ही हैं। अब वो मुझे कम करने पड़ेंगे तभी तो बराबर बैठेगा ना। तो फिर मैंने 18 की जगह अब मैं 15 गन्स बनाने लग गई हूँ और 3 बटर बनाने लग गई हूँ। फिर मैंने कहा कि चलो गन्स और बना लेते हैं। तो गन्स और बनाना है तो गन्स, बटर और बनाना है तो गन्स और कम करना पड़ेगा। तो फिर मैंने 15 से 11 पे आ गई मैं। अब 11 गन्स हो रहे हैं, 4 बटर हो रहे हैं। फिर मैंने बोला और बढ़ाऊंगी मैं तो बटर। तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जो है गन्स 0 पे आ गई और बटर 6 पे आ गया।
तो यही चीज होती है कि आपको इनमें से कोई बेस्ट कॉम्बिनेशन चुनना पड़ेगा जहां दोनों सही से कमा पाए। अब एक ज्यादा बनाओगे तो एक जीरो हो जाएगा, है ना। गन्स अगर तुमने 21 बनाई तो बटर जीरो हो गया, वही अगर तुमने बटर 6 बनाए तो गन्स जीरो हो गई। यानी आपको बीच का चुनना पड़ेगा बेस्ट कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। इसके अंदर आपका मार्जिनल कॉस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या होती है, बढ़ रही होती है, इंक्रीज। अब मैम इंक्रीज इसलिए हो रही होती है क्योंकि एक चीज पाने के लिए, एक एक्स्ट्रा चीज पाने के लिए दूसरी का सेक्रीफाइस कर रहे हो। भाई बटर बनाने, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि चावल बनाना है इसलिए मुझे गेहूं कम में उगाने पड़ रहे हैं। जैसे जैसे चावल बढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे गेहूं भी तो कम होता चला जाएगा ना, जमीन तो उतनी है, उसको खींच नहीं सकते ना। मैंने अभी आपको बोला फिक्स्ड रिसोर्स है, उसको बढ़ा नहीं सकते। टेक्नोलॉजी सेम रहेगी, रिसोर्सेज सेम रहेंगे, ठीक है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो आप 50-50 करोगे तो बेहतर रहेगा ना, 50 गेहूं कर लो, 50 वो आप चावल कर लो। तो वही आपको चूज करना है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला, देखिए ये इस तरीके से बनता है चार्ट पीपीएफ का। इसे बोलते हैं आपका डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है क्योंकि ये कॉनकेव शेप का है। कॉनकेव का मतलब गुफा की तरह बनाया जाता है। कॉनकेव शेप इसलिए होता है यहाँ पर क्योंकि इसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही होती है, याद रखिएगा। इसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही होती है। बढ़ क्यों रही होती है, क्योंकि एक चीज पाने के लिए, मैंने अभी आपको बोला कि कर्व जो है वो स्लोप जो है उसका डाउनवर्ड जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि हम एक बटर लेने के लिए, एक यूनिट बटर लेने के लिए एक गन का सेक्रीफाइस किया था। हमने किया था ना, 21 था, 21 गन्स थे, 0 बटर था। तो हमें एक बटर चाहिए था तो हमें 20 करना पड़ा, करा कि नहीं करा, 20 गन करके फिर एक बटर किया। तो यानी आपको फर्स्ट यूनिट ऑफ बटर लेने के लिए आपको एक गन का सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो यही इसीलिए आपका जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे लगती है। अब इसमें से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन आते हैं अजम्पशन से। अजम्पशन तो आपको सबके लर्न करने हैं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहला है रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोड्यूस ईदर वन और बोथ ऑफ ओनली टू गुड्स। यानी आपको दो गुड्स की यहाँ पे जरूरत होगी, अकेला एक गुड्स से नहीं काम चलेगा ना। दूसरा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी रिसोर्सेज की चेंज नहीं होनी चाहिए। भाई जितना क्वांटिटी उतना ही रहेगा, बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्निक्स डू नॉट चेंज, ना टेक्नोलॉजी चेंज होगी, जिस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है उसी तरीके से होगा, कोई भी तरीके का चेंज नहीं होगा। एंड रिसोर्सेज आर यूज्ड इन टेक्निकली एफिशिएंट वे, और रिसोर्सेज को जो है वो फुल्ली यूटिलाइज करना आपकी जिम्मेदारी है। देखो ये पीपीएफ बना हुआ है, इस पीपीएफ के अंदर अगर आप ये मेन लाइन देख रहे हो ना, जो ए बी सी आपको दिख रहा है, तो ये जो ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी जो आपको दिख रहा है, ये ए बी सी का मतलब है आपके रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूज हो गए हैं। जो लाइन के ऊपर डॉट बनी हुई है इसका मतलब है आपके रिसोर्सेज अच्छे तरीके से यूज हो गए हैं। लेकिन अगर मैं अंदर की बात करूं, जो आपको दिख रहा है इनएफिशिएंट, अंदर जो पॉइंट आपको डी वाला दिख रहा है, डी वाला पॉइंट, इसका मतलब ये है कि आपके रिसोर्सेज अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाए हो, आप लोग वेस्ट कर दिए आपने। और जो बाहर दिख रहा है आपको पॉइंट एफ, जिसे बोलते हैं इम्पॉसिबल, यानी ये आपके औकात के बाहर है। औकात के बाहर का मतलब ना आपके पास ढंग की टेक्नोलॉजी है, ना आपके पास कुछ भी नहीं है जो आप अच्छी तरीके से यूज कर सको, तो वो तो फिर इम्पॉसिबल है, ठीक है। आगे आपको पीपीएफ पूरा समझ में। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी। द सिंपल मीनिंग ऑफ यूटिलिटी इज यूजफुलनेस। In economics, utility is the capacity of a commodity to satisfy the human wants. Utility is the quality in goods to satisfy human wants. Thus, it is said to that want satisfying capacity of goods or services called utility. देखो यूटिलिटी का मतलब होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, आपकी खुशी, आपका सेटिस्फेक्शन, ठीक है। आपके अंदर कितनी इकोनॉमिक, कितनी कैपेसिटी है कि आप एक सामान से अपनी जो इच्छाएं हैं वो खुश कर सकते हो। तो यूटिलिटी का मतलब इज द क्वालिटी ऑफ गुड्स। गुड्स के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिससे आप जो है ह्यूमन को आप सेटिस्फाई कर सको, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी, ठीक है। सिंपल सी भाषा में आपका सेटिस्फेक्शन। चलिए नेक्स्ट है इसका फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के फीचर्स क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। पहला है आपका यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का क्या मतलब है, सब्जेक्टिव का मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको इकोनॉमिक्स में बताया था, सब्जेक्टिव का मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग राय। तो यूटिलिटी भी जो है वो अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से काम करती है। मैम अलग तरीके से कैसे काम करती है, अच्छा एक बात बताइए, आपको चाय पीनी पसंद है पर मुझे चाय पीनी नहीं पसंद है। जब आप चाय पियोगे तो आपको यूटिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगी, मिलेगी, आप सेटिस्फाई होगे, सेटिस्फेक्शन आपका बहुत हाई होगा। लेकिन अगर मैं चाय पीऊंगी तो मुझे कहीं नहीं यूटिलिटी मिलने वाली, मेरे लिए तो जीरो ही रहेगी। तो डिपेंड कर रही है कि नहीं, वही चाय आपने पी, वही चाय मैंने पी, पर यूटिलिटी दोनों की अलग है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव। फिर होता है यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। देखो वैसे तो यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि अगर मैं चाय पी के मुझे 1000 खुशी मिली, 1000 किलो या 2000 किलो खुशी मिली, बट
आगे हम पढ़ेंगे कि इसको यूटिल्स में मेजर किया जाता है। फिर है यूटिलिटीज रिलेटिव। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया, यूटिलिटी जो है ना वो डिफर अलग अलग होती है टाइम प्लेस के हिसाब से। अच्छा एक बार बताइए, सर्दियों में जब स्वेटर पहनते हो तो यूटिलिटी 100 है आपकी, सपोज करिए मैक्सिमम है। लेकिन अगर गर्मियों में स्वेटर पहनोगे तो 0 हो ना। तो टाइम टाइम के अकॉर्डिंग भी यूटिलिटी काम करती है। तो गर्मी में आपको क्या स्वेटर वही उतनी खुशी देगा जितना सर्दी में खुशी देता है? नहीं ना। तो दैट इज कॉल्ड यूटिलिटीज रिलेटिव। फिर आता है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। देखो यूटिलिटी जो है और यूजफुलनेस दोनों अलग अलग है, एक साथ कनेक्टेड नहीं है। यूजफुलनेस का मतलब ये किसने आपसे बोल दिया कि यूटिलिटी जो है वो आपके भले के लिए होगी तो अच्छी होगी, यानी आप खुश है तो वो चीज अच्छी है। अच्छा बताइए, जो लोग शराब पीते हैं, जो एल्कोहलिक होते हैं, तो वो एल्कोहल पीते हैं, तो क्या एल्कोहल पीना सही है, यूजफुल है, उसके लिए अच्छा है? नहीं मैम, उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कल को मर सकता है पी पी के शराब। लेकिन वो फिर भी पीता है, क्यों पीता है? क्योंकि उसको आत्मा तृप्त होती है उसके पी के। भाई अल्कोहल पी के जो है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन क्या वो अल्कोहल उसके लिए यूजफुल है बेटा? नहीं मैम, उसके लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है। इसीलिए यूटिलिटी का यूजफुलनेस के साथ कनेक्शन अलग होता है। यूटिलिटी अलग है, यूजफुलनेस अलग है। ये किसने कह दिया कि भाई सिगरेट जो है किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं देता? जो सिगरेट्स पीते हैं उनसे पूछ के देखो, वो तो बड़े खुश होते हैं पी के सिगरेट्स, लेकिन वो उनके लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, इसीलिए बोला गया है यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। नेक्स्ट, यूटिलिटी हैज नो मोरल और लीगल कनेक्शन। देखो यूटिलिटी का ना कोई कानूनी और गैर कानूनी का कोई कनेक्शन नहीं है। ये किसने कहते हैं कि अच्छी चीज ही आपको यूटिलिटी देती है? अच्छा एक बात बताइए, वही चाकू से आप सब्जी काटते हो, तो सब्जी काटने में वो आपकी यूटिलिटी 100% है। लेकिन अगर वही सब्जी वही चाकू से किसी का मर्डर कर दो, तो मर्डर करने वाले को तो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ उसको तो यूटिलिटी मर्डर करके मिली। जो मर्डर करते हैं, सीरियल किलर्स होते हैं, क्या सनक होती है उनके अंदर, जो है किसी को भी मार देते हैं, तो वो तो बड़े खुश होते हैं मार के, उनकी यूटिलिटी तो बहुत जरूरी है, बहुत हो गई है, पर क्या उसका कोई मोरल कनेक्शन है? ये किसने कह दिया कि यूटिलिटी जो होगा वो एथिकली सही होनी चाहिए? या यूटिलिटी हम लोग सेटिस्फेक्शन हमेशा अच्छी चीज से ही होंगे, हमेशा कानून में दायरे में रह के ही हमें यूटिलिटी मिलेगी? जो चोरी करता है उससे पूछ के देखो, जो चोरी करता है, वैसे तो चोरी करना क्या मोरली राइट है? नहीं ना मैम, बिल्कुल भी राइट नहीं है, पर उसको तो सेटिस्फेक्शन मिलता है चोरी करके। तो यूटिलिटी हैज नो मोरल और लीगल कनेक्शन। फिर आता है यूटिलिटी से एब्स्ट्रैक्ट। यूटिलिटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आप उसे छू नहीं सकते। देखो अपनी सेटिस्फेक्शन को कैसे टच कर सकते हो? उसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, दिमाग से आप इमेजिन कर सकते हो, खुश हो सकते हो अंदर से, इसको आप फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते यूटिलिटी को। अब यहाँ पर आती है आपकी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के अंदर सबसे पहला आता है फॉर्म यूटिलिटी। इट इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फॉर्म और शेप ऑफ द मटेरियल्स। देखो जब तक कोई भी सामान अगर कच्चा पड़ा हुआ है, सपोज करिए रॉ मटेरियल है, तब तक उसकी यूटिलिटी 0 है। लेकिन अगर वही लकड़ी, सपोज करिए एक लकड़ी है आपके पास, और वो लकड़ी पड़ी हुई है नॉर्मल शीशम की, और उसकी यूटिलिटी क्या होगी? 0 है, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन अगर वही शीशम का फर्नीचर बना के बेचा जाए तो सोचो उसकी यूटिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। तो वही चीज बोलिए फॉर्म यूटिलिटी, यानी जब आप किसी एक शेप से दूसरे शेप में चेंज करते हो किसी सामान को, तो उसकी यूटिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। फिर है प्लेस यूटिलिटी। इट इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लेस का मतलब, सपोज करिए आपका सामान जो है आपकी दुकान पे रखा हुआ है, अब अपने दुकान से दूसरी प्लेस पे आपने सामान भिजवाया, मार्केट में भिजवा दिया, तो आपका सामान अब फैक्ट्री से मार्केट चला गया। फैक्ट्री से मार्केट तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी ना, लोग खरीदने लगेंगे। लेकिन आपके फैक्ट्री में पड़ा हुआ था तो कौन खरीद रहा था? तब तो यूटिलिटी 0 थी। लेकिन जब आपने सामान की जगह बदली, उसको बेचने के लिए मार्केट में भेजा, तो आपकी यूटिलिटी बढ़ गई। फिर आता है टाइम यूटिलिटी। स्टोरिंग, होर्डिंग, प्रिजर्विंग सर्टेन गुड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एंड रिलीजिंग द टाइम ऑफ स्कैरसिटी। देखो टाइम यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी सामान स्टोर करके रखते हो किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना भाई? आपने जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत लोग ऐसा करते हैं, गेहूं वगैरह स्टोर करके रखते हैं, और जब जब उसकी किल्लत पड़ती है, कमी होती है, तब वो उसको रिलीज करते हैं मार्केट में। तो दैट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। समय के हिसाब से उनको पता रहता है कि कब क्या देना है, समय के हिसाब से कब क्या आपको जो है वो बाहर देना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे बहुत लोग करते हैं कि जब तक छुपा के रखते हैं, और जब देखते हैं ना कि कमी पड़ गई है, तो फिर उस चीज को वो लोग बाहर निकालते हैं बेचने के लिए। ज्यादातर तो फूड ग्रेन्स के साथ ही होता है। फिर होता है सर्विस यूटिलिटी। देखो सर्विस यूटिलिटी इज क्रिएटेड इन रेंडरिंग द पर्सनल सर्विसेज टू द कस्टमर बाय वेरियस प्रोफेशनल, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर, टीचर्स। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको क्या दे रही हूँ? सर्विस यूटिलिटी। कोई डॉक्टर के पास आप अपना चेकअप कराते हो तो आप क्या ले रहे हो? उनकी सर्विस ले रहे हो।
तो जब अभी आप तो आपको मैं नहीं पढ़ा रही थी तब तक आपकी यूटिलिटी जीरो थी। अब आपने मुझसे सर्विस लिया, आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, आप सर्विस यूटिलिटी आपकी क्या हुई, बढ़ गई। ठीक है। अब इसके दो टाइप है, एक तो कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब है, एक तो नाम याद रखना, कार्डिनल यूटिलिटी जो दी थी वो अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, याद कर लेना। अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। कार्डिनल अप्रोच ये बोलता है कि आपकी जो यूटिलिटी है उसको हम लोग नाप सकते हैं। वैसे तो खुशी को नहीं नाप सकते, सेटिस्फेक्शन को नाप नहीं सकते, लेकिन इसने बोला है कि हम यूटिल्स में नाप सकते हैं। जैसे अगर आपको एक एप्पल है और अगर आप एप्पल कंज्यूमर जो है उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है 20 यूनिट्स का, वही अगर वो ऑरेंज खाता है तो उसको मिलता है 10 यूनिट्स का। तो यानी हम बोल सकते हैं कि कंज्यूमर को जो है वो डबल यूटिलिटी मिली है एप्पल से। ऑरेंज के कंपैरिजन एप्पल से उसको क्या मिली है, डबल यूटिलिटी। इस तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं, ये बोला था कार्डिनल ने। लेकिन इसका उल्टा आया ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी जो आया ना वो उसका उल्टा आया। उसने बोला कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर। हम मेजरमेंट नहीं कर सकते यूटिलिटी का, हम सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। हम सिर्फ तुलना कर सकते हैं कि भाई मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद है, मुझे आइसक्रीम बटर स्कॉच वाली नहीं पसंद है, मुझे चॉकलेट वाली पसंद है। हम सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अ पर्सन कैन ओनली द कंपेयर द यूटिलिटी ही गेट्स फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑरेंज विद द यूटिलिटी ही गेट्स फ्रॉम द सेकंड यूनिट ऑफ ऑरेंज। और ये इन डिफरेंसेस कर्व के अंदर जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी लगाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप सिर्फ इतना बता सकते हो कि देखो पहला मैंने ऑरेंज खाया था ना, तो उससे मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिली थी या ज्यादा खुशी मिली थी दूसरे वाले से। बस इतना आप बता सकते हो, कंपेयर करके बता सकते हो। ये चार्ट है, इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर जो है वो अल्फ्रेड मार्शल थे। ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन ने दिया था। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद कर लीजिएगा। कार्डिनल यूटिलिटी कहाँ कहाँ लगाई जाती है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में यूज किया जाता है, क्वांटिटेटिव में यूज किया जाता है, मार्जिनल एनालिसिस में यूज किया जाता है, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में इसका यूज करते हैं। तो ऑर्डिनल का यूज किस में करते हैं, ऑर्डिनल का यूज सिर्फ एक जगह होता है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर। इसको मेजर नहीं किया जाता, इसमें रैंकिंग दे सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके। ठीक है। अब देखो कैटेगरी है यूटिलिटी की, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी। अब क्वेश्चन आता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी से। देखो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर रियलाइज फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। इन अदर वर्ड्स, it is an additional satisfaction that an individual derives from consuming an additional unit of goods or services। देखो मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है, जब कोई आप एक्स्ट्रा चीज खाते हो, जैसे सपोज करिए आपने 10 गोलगप्पे खा लिए, लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा 11वां जो खाया उससे जो आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला, सिर्फ 11वीं से बात कर रही हूँ, उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन अगर मैं पूरा जोड़ दूं 11 के 11 गोलगप्पों से आपको कितना मिला, तो वो होता है टोटल यूटिलिटी। ठीक है। जितने से आपने 10 आइसक्रीम खाई, तो 10 आइसक्रीम मतलब 10 कितने हुए, टोटल यूटिलिटी। वही अगर मैंने आपसे बोला 11वीं और खा लो, तो 11वीं से जो आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलेगा 11वां खाने से, वो मार्जिनल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी तो मैंने आपको बता ही दी कि सम पूरा टोटल सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर रिसीव करता है। ठीक है। जितना ज्यादा कॉमोडिटी होगा उतना ही ज्यादा टोटल यूटिलिटी होगा। अब ये चार्ट ढंग से दिमाग में बैठा लो। सपोज करिए कि कोई एक मैंने खाई थी, एक चॉकलेट खाई मैंने, एक चॉकलेट खाई, तो उससे मुझे 10 की यूटिलिटी मिली, 10 मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। तो एक आइसक्रीम खाई, उससे मुझे 10 की यूटिलिटी मिली। कितनी मिली मैम, 10 की। तो और टोटल यूटिलिटी कितनी हुई, 10। फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरी आइसक्रीम खाई। पर दूसरी आइसक्रीम खाई तो पहले जितना वाला मजा नहीं आया। देखो जो पहली चीज हम पहला खाते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होता है। अब मैंने सेम फ्लेवर, सेम चीज था, मैंने दूसरी खाई वही की वही, तो मुझे थोड़ी सी कम खुशी हुई, क्योंकि एक में पहले से दूसरा में अगर आप खाते हो तो आपका थोड़ा सा पेट भर जाता है। तो मुझे उसमें मिली 8। अब दोनों को जोड़ देंगे 10 और 8 तो कितने हो गए, 18। 18 हो गई टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी ऐड करते जाओ बस। फिर मैंने तीसरी आइसक्रीम भी वही खड़े खड़े खाई, तो मुझे थोड़ा कम, क्योंकि पेट ऑलरेडी भर गया था, तो मुझे 6 मिली। 6 की खुशी मिली, बस मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब 6 खुशी मिली। फिर मैंने चौथी खाई तो मुझे 4 ही मिली। फिर मैंने पांचवी खाई तो मुझे बहुत कम मिली, क्योंकि मेरा पेट इस टाइम ऑलरेडी फिल हो चुका था। फिर मैंने कहा कि चलो छठी खा लेती हूँ। छठवीं वाली आइसक्रीम खाई तो बिल्कुल टुल हो गई थी, मतलब मैं एकदम ऐसा लग रहा था बस बहुत है। लेकिन किसी ने कहा कि चलो सातवीं खा लो। जब मैंने सातवीं खा ली तो मैंने उल्टी ही कर दी, यानी -2। देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है -2। यानी जब मैंने
हद से ज्यादा खा लिया तो मुझे वॉमिटिंग हो गई, एकदम नफरत हो गई चॉकलेट से, मुझे आइसक्रीम से, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे आप इसका रिलेशनशिप जो है वो समझो बेटा। यहाँ पर ये बोला जाता है कि जब पहली इनिशियल यूटिलिटी होती है तो फिर बढ़िया ही है, 10-10 बराबर होती है। लेकिन जैसे 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 यूटिलिटी कम होती जाती है, हमारी इच्छा कम होती जाती है खाने की, वैसे वैसे तो पॉजिटिव होता रहता है, लेकिन टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। भाई टोटल यूटिलिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि तुम खा ज्यादा रहे हो ना, क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 खाते ही जा रहे हो, क्वांटिटी बढ़ रही है, इसलिए तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। अब टीयू बढ़ता है तो याद रखना, जब टीयू बढ़ेगा, जब टीयू बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है। आप देख रहे हो 8 6 4 2 पॉजिटिव है, कहीं से माइनस का साइन नहीं है। तो याद रखिएगा, जब टोटल यूटिलिटी बढ़ जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है। जब टोटल यूटिलिटी बराबर हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, जैसे 30 और 30 बराबर हो गई, 30 और 30 बराबर हो जाती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। यानी अब यहाँ रुक जाओ, वो ये बोलते हैं कि आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई है और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई है, आप यहाँ पे रुक जाइए। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं रुकते हैं तो टोटल यूटिलिटी आपकी कम हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव चली जाती है। इसको लर्न कर लेना, कुछ नहीं याद करना है। टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव हो जाती है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है यानी बराबर होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। वही अगर टोटल यूटिलिटी कम होने लगती है तो मार्जिनल आपकी नेगेटिव हो जाती है। बस ये 3 चीज आपको रट्टा मारना है, और ये तो मैंने आपको समझा दिया, रटना ही क्यों है। आपकी सिंपल सी बात है भाई, जैसे जैसे आपकी आइसक्रीम बढ़ती जाएगी यानी आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है ना। आप कितना खा लोगे भाई? पहला रसगुल्ला खाओगे अच्छा लगेगा, दूसरा खाओगे ठीक लगेगा, तीसरा खाओगे तो उससे भी कम लगेगा, चौथा उससे भी कम, पांचवा तो बिल्कुल ही कम, अब नहीं खाया जाएगा, और छठवीं तक तो आप वॉमिटिंग कर दोगे। तो वो चीज मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी। अब ये चार्ट जो है वो आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये चार्ट लर्न कर लो। देखो यहां से दिख रहे हो आप, चार्ट देख रहे हो, यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे जैसे टीयू बढ़ रहा है, तो देखो टीयू बढ़ तो रहा है लेकिन एमयू नीचे जा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी नीचे जाता है। मैंने आपको बोला ना 10 8 6 4, नीचे तो जाता है लेकिन पॉजिटिव रहता है, नीचे तो जाएगा भाई, एक बढ़ रहा है एक कम तो होगा, पर जो कम हो रहा है वो पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे अब ए पॉइंट पे पहुंच गया टीयू मैक्सिमम पे, तो एमयू क्या हो गया बेटा? जीरो हो गया। और जैसे ही टीयू गिरने लगा, देखो नीचे की तरफ गिर रहा है ना, जैसे कम हो गया वैसे ही एमयू नीचे चला गया, नीचे का मतलब नेगेटिव हो गया। ये चार्ट दिमाग में बैठा लो, जैसे जैसे टीयू बढ़ रहा है एमयू नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है और पर पॉजिटिव है। जैसे ही टीयू मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा ए पर, वैसे ही एमयू 6 पे पहुंचा 0, और जैसे ही टीयू गिरने लगा आपका एमयू नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ लो ढंग से, मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये एग्जामिनर का। चलिए अब आते हैं यूटिलिटी की थ्योरी। यूटिलिटी की 2 थ्योरीज होती हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हम 1 बाय 1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिस्क्राइब्स अ फैमिलियर एंड फंडामेंटल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. The law of diminishing marginal utility states that a consumer consumes more and more unit of a specific commodity. Utility from the successive unit goes on diminishing. यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा कॉमोडिटी कंज्यूम करता है, वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी गिरती जाती है। मम्मी दरवाजा बंद कर दो, बारिश की बहुत तेज आवाज आती है। जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाओगे, जैसे जैसे आप आइसक्रीम खाते जाओगे ज्यादा ज्यादा ज्यादा, वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन गिरता चला जाएगा, यानी आपकी यूटिलिटी गिरती चली जाएगी। तो कॉमन सी बात है भाई, एक चॉकलेट खाओगे, 2 चॉकलेट खाओगे, तीसरे चौथा, वैसे वैसे एकदम यूटिलिटी गिरती जाएगी। ये भी मैंने आपको समझा दिया आइसक्रीम से। इसके ऊपर 3 फैक्ट्स होते हैं। पहला वाला फैक्ट ये है, द वॉन्ट्स ऑफ अ मैन आर अनलिमिटेड बट सिंगल वॉन्ट कैन बी सेटिस्फाइड. As a man gets more and more units of a commodity, the desire of his want for that good goes on falling. यानी जैसे जैसे एक आदमी की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन सिंगल एक इच्छा को आप पूरा कर सकते हो। भाई आपकी भी 1000 विश होंगी, पर आप एक तो पूरा कर ही सकते हो। तो जैसे जैसे मैन गेट्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी, तो वो एक इच्छा जैसे अपनी पूरी करता जाता है, वैसे वैसे उसका जो डिजायर है उसे चाहने का वो कम होता जाता है।
तो वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां पे वो अब उस चीज की उसको जरूरत ही नहीं है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको आइसक्रीम भी पसंद थी, आपको पिज्जा भी पसंद है, आपको फ्रेंच फ्राइज भी पसंद है, पर आपने सेलेक्ट किया कि मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा। तो आप फ्रेंच फ्राइज जितना जितना खाते जाओगे उतना उतना आपकी यूटिलिटी गिरती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप फ्रेंच फ्राइज से ही नफरत हो जाएगी कि अब मुझे नहीं खाना है ना। Secondly, different goods are not perfect substitute for each other in the satisfaction of various particular wants. यानी दो जो गुड्स है एक दूसरे के सब्सिट्यूट नहीं हो सकते। सब्सिट्यूट का ये मतलब नहीं है कि भाई प्यास तो पानी की लग रही है, भाई प्यास आपको पानी का है, पानी पीना है, पर खाना खा के थोड़ी ना प्यास बुझाई जाती है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, एक का दूसरा सब्सिट्यूट नहीं होगा इसके अंदर। पानी ही प्यास बुझा सकता है, ये नहीं कि पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पी लो, ये मत ले आना। इसमें ये बोला गया कि गुड्स अलग अलग होंगे, दो सब्सिट्यूट नहीं होंगे। तीसरा बोला गया देर इज नो चेंज इन टेस्ट ऑफ कस्टमर। देखो कस्टमर अपनी टेस्ट में चेंज नहीं करेगा, टेस्ट में चेंज कर दोगे तो फिर तो यूटिलिटी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब क्वेश्चन आता है अजम्पशन से। मैंने आपको बोला है अजम्पशंस आपको सब करने हैं। सबसे पहला है आपका रेशनैलिटी। द कंज्यूमर एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ हिज इनकम। जैसे कि आप लोग, आप हर पेरेंट्स से पूछो तो वो अपने बच्चों को ये बोलते हैं हमारा बच्चा बड़ा होशियार है। तो ऐसे हमारे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी बोलती है कि हमारा कस्टमर बड़ा होशियार है, उसे पता है कि उसे कहाँ खर्च करना है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। दूसरा है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। द एमयू ऑफ मनी बेस्ड फॉर परचेसिंग गुड्स रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर बेटा ये वाली बात बोली गई है, सपोज करिए आपके पास 50 रुपए थे, ठीक है। तो जो आपने पहले 10 रुपए खर्च किए हैं ना, पहला 10 रुपए जिसपे भी खर्च किया है आपने, और जो आपके आखिरी के 10 रुपए बचे होंगे, आखिरी के 10 रुपए, इन दोनों की यूटिलिटी बेटा बराबर होगी। ये बोला जाता है एमयू ऑफ मनी। आपके लिए पैसा ज्यादा या कम नहीं है, आपके लिए पहला 1 रुपए और आखिरी आपके जेब में 1 रुपए, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ये चीज यहाँ पर बोलिए कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी। फिर है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने अभी आपको बोला कि द यूटिलिटी गेन फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट डिमिनिशिंग इन अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। जैसे जैसे कंज्यूम करते जाओगे कमोडिटी, वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। फिर बोला यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज आर इंडिपेंडेंट, यानी एडिटिव। जैसे T1 T2 T3 T4 जोड़ते चले जाओ तो यूटिलिटी जो है वो हम लोग जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कंजम्पशंस टू बी कंटिन्यूअस। देखो आपको लगातार खानी पड़ेगी। अभी मैं आपको बोलूं सुबह आइसक्रीम खाओ, दोपहर में खा लेना और शाम को खा लेना, तब तो आपको मजे ही मजे हैं भाई। सुबह भी आपके मजे, शाम में भी मजे, और रात में भी बढ़िया। इसमें बोला गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूस करना है, वही खड़े रहो और वही की वही उसी टाइम पे 10 के 10 चॉकलेट खानी है, 10 की 10 आइसक्रीम खानी है। Suitable reasonable quantity. If the units are too small, then the marginal utility instead of falling may increase up to few units. इन्होंने बोला है साइज वगैरह सब क्वांटिटी सेम होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपको 1 गिलास पानी दूंगी पीने के लिए, 1 गिलास पानी दूंगी, फिर दूसरा गिलास पानी दूंगी, तीसरा गिलास पानी दूंगी, तो यूटिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन अगर 1 गिलास की जगह 1 चम्मच दूं तो तब तो आपकी बढ़ती चली जाएगी ना, 1 चम्मच, फिर आपको दूसरा चम्मच और अच्छा लगेगा, तीसरा चम्मच और अच्छा लगेगा। इसमें बोला है क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ज्यादा छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी होगी तो फिर यूटिलिटी तो बढ़ती चली जाएगी ना। आप 1 चम्मच से क्या होगा, आपका 1 चम्मच फिर दूसरी चम्मच, एक प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए। कंज्यूमर का कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का फैशन, कंज्यूमर की प्राइस में कोई भी कॉमोडिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखो 10 रुपए वाली आइसक्रीम और 50 रुपए वाली आइसक्रीम की टेस्ट में अंतर है। अगर आप पहले 10 की खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप 50 की खाओगे तो वो उससे बेहतर लगेगी आपको, क्योंकि उसमें चॉकलेट्स है, अंदर और भी कुछ होगा, है ना। तो ये इसलिए प्राइस में भी चेंज नहीं हो आपको 10 की ही खानी है लगातार। तो ये है आपकी दूसरी थ्योरी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज द फर्दर एलाबरेशन ऑफ द लॉ, ये इसके आगे की है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग की। इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज गॉसन सेकेंड लॉ, ठीक है बोलते हैं। सेकेंड इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन। लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन देखो इसके अंदर क्या बोला जाता है, इसको मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा देती हूँ। इसके अंदर ये बोला जाता है कि आपको अपने पैसे, कंज्यूमर के पास बहुत कम इनकम होती है बेटा, तो आपको अपने पैसे एक ही रिसोर्स पे खर्च ना करके अलग अलग रिसोर्सेज पे खर्च करना चाहिए, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन बराबर मिले। मैम ये आप क्या कहना चाह रहे हो? चलो मैं आपको बताती हूँ। आपके पास समोसा है, आपके पास समोसा है, और एक आपके पास गुलाब जामुन है, एक आपके पास गुलाब जामुन है। अब आपको भूख लगी है, तो आपने बोला कि चलो मेरे पास जो है 50 रुपए है आपके पास, और 10-10 रुपए का आ रहा है, 10 का समोसा और 10 रुपए के गुलाब जामुन, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई पहले तो मैं समोसा ही खाऊंगा, तो आपने 10 रुपए का समोसा खरीद लिया। आपने क्या खरीद लिया, 10 रुपए का समोसा खरीदा।
तो भैया पहले 10 रुपए तो आपने समोसे पे खर्च कर दिए। आपने देखा होगा सबके साथ होता है, पहले कुछ तीखा खाओ ना तो फिर मीठा खाने का मन करता है। आपने समोसा खाया तो आपने कहा गुलाब जामुन, अब तीखा खाया तो कुछ मीठा हो जाए। दूसरे 10 रुपए जो थे वो आपने फिर गुलाब जामुन में खरीद लिए। दूसरे आपने किस में खरीद लिए? गुलाब जामुन में। तो आपने गुलाब जामुन खाया तो फिर आपने बोला कि अब मीठा तो खा लिया, अभी थोड़ी सी जगह है, तो आपने कहा चलो एक समोसा और खा लेता हूं। तीसरे जो 10 रुपए थे वो आपने फिर से समोसे पे खर्च कर दिए। फिर आपने, आपका तीखा मतलब तीखा खा के फिर मीठा खाने का मन किया आपका, तो फिर आप कहोगे चलो एक एक गुलाब जामुन, चौथा जो मेरे 40 रुपए, चौथा वाला 10 रुपए है वो मैं गुलाब जामुन पे ले लेता हूँ। अब आपके आखिरी के 10 रुपए बचे हैं। अब आपके आखिरी के 10 रुपए बचे हैं, तो आप समोसा या गुलाब जामुन कौन सा खाना प्रेफर करोगे? तो आपने बोला चलो भाई समोसा ही खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं। तो देखो उसने जो है वो अपना एक 50 रुपए दोनों चीजों में बराबर में उसने बांट दिए है ना। तो अगर देखा जाए तो 30 रुपए उसने समोसे पे खर्च किए हैं और 2 उसने गुलाब जामुन पे खर्च किए हैं। तो रेशियो क्या बना बेटा? भाई 30 समोसे पे खर्च किए हैं और 20 रुपए गुलाब जामुन पे, यानी 3:2। ये वाला बचा, क्या बचा? 3:2, 3 समोसा और 2 गुलाब जामुन। तो कंज्यूमर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यही बोलती है कि सारे पैसे समोसे पे ना खर्च करके उसने गुलाब जामुन में भी किए। तो बेटा जो उसने आखिरी का जो 10 रुपए समोसे पे खर्च किया था, ये 10 रुपीज, और जो उसने दूसरा गुलाब जामुन जो लास्ट लिया था, इन दोनों का सेटिस्फेक्शन बराबर रहेगा, ये याद रखना। आखिरी का जो 10 रुपए समोसे पे खर्च किया था और आखिरी का जो गुलाब जामुन पे, जो आखिरी दूसरा आखिरी जो गुलाब जामुन पे 10 रुपए खर्च किए थे, ये दोनों का सेटिस्फेक्शन बराबर रहेगा। ये बोलता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। भाई पहला 10 पे किया समोसे पे, दूसरा गुलाब जामुन पे किया, तीसरा समोसे पे किया और चौथा वाला जो किया है गुलाब जामुन पे, तो पांचवा वाला फिर समोसे पे कर दिया। तो जो पांचवा वाला जो उसने समोसे पे खर्च किया है और जो चौथा वाला जो उसने गुलाब जामुन पे खर्च किए 10-10 रुपए, इन दोनों की सेटिस्फेक्शन बराबर रहेगी। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यानी आपको अपना एक पैसा एक ही चीज पे खर्च नहीं करना है, ये चीज बोलती है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आपको आपको समझ में आ गया होगा। फिर है आपका इंडिफरेंस कर्व। Indifference curve may be defined as a locus of point each representing a different combination of two substitute goods which yield the same satisfaction to the consumer। देखो इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपको दो दो कॉम्बिनेशन बताएगा गुड्स के, दो सामान के ऐसे दो कॉम्बिनेशन होंगे कि आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लो आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब मैंने आपको ए ऑप्शन दिया, बी ऑप्शन दिया, सी ऑप्शन दिया और डी ऑप्शन दिया, चाहे आप ए चूज करो, चाहे बी चूज करो, चाहे आप सी चूज करो, चाहे आप डी चूज करो, आपको बराबर का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दैट इज कॉल्ड इन डिफरेंस कर्व। अब देखो यहाँ पर एप्पल है, 22 एप्पल 17 बनाने, 14 एप्पल 20 बनाना, 10 एप्पल 26 बनाना, ये जोड़े हैं। 9 एप्पल 41 बनाना, 7 एप्पल 80 बनाना। यानी चाहे आप 22 एप्पल और 17 बनाना वाला चूज करो, चाहे आप 14 एप्पल 20 बनाना चूज करो, चाहे आप 10 एप्पल 26 बनाना चूज करो, चाहे आप 9 एप्पल 41 बनाना चूज करो, चाहे आप 7 या 80 का कोई सा भी चूज करो, सेटिस्फेक्शन बराबर ही मिलेगा। ये बोलता है इंडिफरेंस कर्व। ये देखो ये इन्होंने पॉइंट पे बता दिए, ये बनाना और ऊपर वाला एप्पल। तो देखो पहला वाला था 14 बनाना 20 एप्पल, सॉरी 14 एप्पल 20 बनाना, ये वाला देख रहे हो पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है इसमें है 14 एप्पल और 20 बनाना। तो देख लो सेम सेटिस्फेक्शन है। फिर उन्होंने चूज किया 10 एप्पल और 26 बनाना, तो बी वाला पॉइंट है। फिर उन्होंने चूज किया 9 एप्पल 41 बनाना, तो सी ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे बन गया है कॉन्वेक्स। तो आप देख रहे हो एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आ रहे हैं, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट का मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हर जगह चाहे आप ए चूज करो तब भी आप वहीं पे हो लाइन के ऊपर, बी चूज करो तब भी लाइन के ऊपर हो और सी चूज करो तब भी लाइन के ऊपर हो। तो यानी आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन चूज करो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब लर्न क्या करना है? प्रॉपर्टीज। इनडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड की तरफ जाता है, टू राइट। इसीलिए जाता है क्योंकि एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आगे समझ में। इनडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है, जिसमें मैंने आपको पता है सी बनता है इस तरीके से। इन डिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो कभी भी कोई भी कर्व एक दूसरे को कनेक्ट काटता नहीं है बेटा। कर्व बनाया तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, पर कभी भी काटेगा नहीं, ये याद रखना, इंटरसेक्ट नहीं करेगा कभी भी।
हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ अ सेटिस्फेक्शन, जितना ज्यादा ऊपर कर्व उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन। देखो ये रहा, अगर मैं आपसे पूछूं, 3 लाइन बनी हुई है, 3 कर्व बना हुआ है, तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसके अंदर है? तो मैंने आपको बोला जो सबसे ज्यादा ऊपर होगा, जो सबसे ज्यादा हायर होगा, उसमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। तो IC2 में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। अगर इसके ऊपर एक और बना दो, तो ये IC3 करके, तो ये सबसे ज्यादा इसके ऊपर सेटिस्फेक्शन होगा। तो जितना ऊपर जो रहेगा कर्व, उसमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो चलिए यहाँ तक ही था आज का आपका। अगले सेशन में हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं, जहां मैं आपको पूरा टॉपिक क्लियर करूंगी। अभी एक बार में ज्यादा करोगे तो पीछे का भूल जाओगे, ये गारंटी है मेरी। अभी इसी को रिवीजन करो, फिर आगे चलते हैं। अगर एक साथ करवाया तो आप आगे का याद करते जाओगे, पीछे का भूलते जाओगे। चलिए, आई होप आप लोगों को मेरा जो है कंटेंट बहुत अच्छा लगा हो। तो अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 ले आ सकूं। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।